जय हिंद दोस्तों। मैं अमित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमित मेहंद्रा क्लास पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारा यूपी पीसीएस 1991 यूपी पीसीएस 1991 का हमारा जो सीरीज चल रही है उस सीरीज का ये दूसरा पार्ट है। एक वीडियो लेक्चर ले चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो आज ये दूसरा लेक्चर है। तो इसमें बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास, यानी कि जो हमारा 1991 का पेपर हुआ था उसमें जो पार्ट है ये मध्यकालीन इतिहास। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इससे पहले मैं 15 क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई? तो आंसर क्या है इसका? अगर आंसर की बात करें तो आंसर है ए, मोहम्मद बिन तुगलक। जो ये इब्न बतूता है इसकी जो यात्रा हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। मोरक्को, जो कि अफ्रीका के मूल निवासी इब्न बतूता ने 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत की यात्रा की तथा 14 वर्षों तक भारत में रहा। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया, जो 8 वर्षों तक इस पद पर रहा। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से 1351 ईस्वी तक शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बरनी के तारिख ए फिरोज शाही, अमीर खुसरो के तुगलकनामा तथा इब्न बतूता के रहेला से जानकारी मिलती है। यानी कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसकी जानकारी किस किस चीज़ से मिलती है? तो बरनी की जो है तो तारिख फिरोज शाही, और अमीर खुसरो की क्या है? तुगलकनामा, और इब्न इब्न बतूता की है रहेला। आगे देखो, तुगलक ने 1351 से 1388 ईस्वी, अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक, सिकंदर लोदी ने 1489 से 1517 ईस्वी तक शासन किया। जो स्रोत है तो मध्यकालीन इतिहास का जो हरिश्चंद्र वर्मा है वहाँ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो आंसर क्या है? आंसर की बात करें तो आंसर है ए, जो तुर्क है वो जो सल्तनत काल के हैं उसमें अमीर एवं सुल्तान के वर्ग में थे। तो व्याख्या देखते हैं। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तानों का संबंध तुर्क वर्ग से था। सामनी राज्य के प्रांतीय शासकों में अल्पतगीन नामक तुर्क गुलाम ने गजनी वंश की स्थापना की। 86 ईस्वी में अल्पतगीन के दामाद तथा उसके उत्तराधिकारी सुबुक्तुगीन ने हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया। भारत पर आक्रमण करने वाला यह प्रथम तुर्क शासक था। अपने पिता सुबुक्तुगीन की मृत्यु के बाद 998 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी गजनी का शासक बना। तो मोहम्मद गजनवी गजनी का शासक कब बना था? 998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? तो बताइएगा आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की विजय की थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या, सिंध पर पहला अरब आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। इस आक्रमण में अरब सेनाओं का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया। इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को हराया था। अनंतः सिंध पर अपना अधिकार जमा लिया। इस युद्ध को रावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि रावर का युद्ध किस किसके बीच में हुआ था? तो वो हुआ था मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच में। स्रोत क्या है? मध्यकालीन भारत, हरिश्चंद्र वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो आंसर क्या है इसका? आंसर की बात करते हैं, आंसर है बी, उतबी। जो उतबी है वो मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। व्याख्या की बात करें तो व्याख्या है, महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार उतबी थे, जिन्होंने गजनवी के समस्त आक्रमणों को जिहाद बताया। फिरदौसी भी इन्हीं के समय में थे, जिन्होंने शाहनामा की रचना की, जिसे फारसी भाषा का महाभारत कहा जाता है। शाहनामा है इसे फारसी भाषा का महाभारत कहा जाता है। हसन निजामी ऐबक के दरबारी कवि थे। जो हसन निजामी है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे। ऐबक ने इन्हें वजीर का पद दिया था। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी थे। तो आप देख सकते हैं जो चंद्रवरदाई हैं वो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी थे। स्रोत है वो दिल्ली सल्तनत श्री आरसीवारदी लाल के स्रोत हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो आंसर क्या है? आंसर है सी, बख्तियार खिलजी। जो बख्तियार खिलजी है वो मोहम्मद गौरी का दास था। व्याख्या देखते हैं। मोहम्मद गौरी ने भारत में तुर्क राज्य की स्थापना की। इसे भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक माना जाता था। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी इसे ही माना जाता है। मोहम्मद गौरी को भारत में वास्तविक संस्थापक माना जाता है मुस्लिम साम्राज्य का।
गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध हुआ, 1178 में गुजरात के विरुद्ध हुआ और 1179 और 80 में पंजाब पर तथा 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ। 1204 और 1205 में गोरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने बंगाल के लक्ष्मण सेन को पराजित किया तथा इसके अतिरिक्त उसने बिहार पर भी विजय प्राप्त की। बख्तियार खिलजी ने 1202 ईस्वी में तक बिहार की विजय की। नालंदा महाविद्यालय का तहस नहस करके राजधानी उदयपुर कब्जा कर लिया था। वह मोहम्मद गोरी का दास भी था। तो क्वेश्चन ये आता है कि नालंदा महाविद्यालय जो था तो उसकी जो तोड़फोड़ किसी थी तो वो किसने की थी, तो वो की थी बख्तियार खिलजी ने। जो बख्तियार खिलजी है इसने नालंदा महाविहार को तोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 21, एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है? तो आंसर क्या है इसका? आंसर है सी, लेन पूल। जो लेन पूल है इसने ये कहा था एक घटना एक परिणाम रहित विजय, ये कथन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, जो मुगल साम्राज्य आ गया अब आपका। क्वेश्चन नंबर 22, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो ये जो औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं और बाबर में से किसका मकबरा भारत में नहीं है? तो आंसर है डी। जो डी है बाबर, उसका मकबरा भारत में नहीं है, बल्कि औरंगजेब, जहांगीर और हुमायूं का मकबरा भारत में है। देखते हैं व्याख्या देखते हैं। बाबर का मकबरा भारत में स्थित न होकर अफगानिस्तान में है की राजधानी काबुल में है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, शहादरा में बनवाया गया था, उस समय भारत का ही एक अंग था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, आप देख सकते हैं हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। इसके बाद औरंगजेब सहित अन्य सभी मुगल शासक भारत में ही दफनाए गए हैं। तो ये पॉइंट याद रखना कि जो बाबर है उसका जो मकबरा है वो कहाँ पर है, तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बनाया गया है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित की गई है? तो आंसर क्या है इसका? आंसर क्या करते हैं जयपुर। जो सवाई राजा जयसिंह द्वारा वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित किया गया था? वो जयपुर में किया गया था। व्याख्या देखते हैं। जयपुर के राजा जयसिंह ने अपने शासनकाल में अनेकों वेधशालाओं का निर्माण कराया। इनमें मुख्य थी जयपुर की वेधशाला, उज्जैन की वेधशाला, मथुरा की वेधशाला, बनारस की वेधशाला। ये जो इन्होंने जो जयपुर के राजा जयसिंह थे उन्होंने इतनी सारी वेधशालाओं का निर्माण कराया था, आप देख सकते हैं। फिर देख सकते हैं जयपुर की वेधशाला जंतर मंतर पर स्थित है। जयपुर की वेधशाला है वो जंतर मंतर पर स्थित है। इस वेधशाला द्वारा एक सारणी तैयार की गई जिसे मोहम्मद शाही कहते हैं। तो जो क्वेश्चन ये आएगा कि मोहम्मद शाही जो है तो वो किसे कहा था? जयपुर की वेधशाला द्वारा जो सारणी बनाई गई थी उसे मोहम्मद शाही कहते हैं। तो स्रोत क्या है? आधुनिक भारत एनसीईआरटी। जो आधुनिक भारत की एनसीईआरटी है उसमें उसका स्रोत है। नेक्स्ट देखते हैं मराठा वंश। क्वेश्चन नंबर 24, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके काल में थे? तो आंसर क्या है इसका? तो आंसर है ए, शिवाजी। तो अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके काल में थे? तो वो थे शिवाजी के। व्याख्या देखते हैं। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद का गठन शिवाजी ने अपने शासनकाल में किया। उन्होंने अपने शासन में 8 मंत्रियों की नियुक्ति की थी जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता है। शिवाजी की अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद इस प्रकार थी: नंबर 1 पेशवा राजा का प्रधानमंत्री, नंबर 2 अमात्य वित्त एवं राजस्व मंत्री, सर ए नौबत सेनापति, नंबर 4 दवीर ए सुमंत विदेश मंत्री, और नंबर 5 पे सुरनबीस या सचिव राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखने वाला, नंबर 6 पंडित राव विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाना, नंबर 7 है न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश, नंबर 8 है वाक्यान्विस या मंत्री राजा के दैनिक कार्यों का विवरण रखना है। तो ये इस तरह से आपको दे देगा कि पेशवा क्या है, तो इसका मतलब क्या पेशवे का, तो आपको ये क्वेश्चन दे देगा। तो इसका मतलब है राजा का प्रधानमंत्री। तो इसका सोर्स जो है तो वो स्रोत मध्यकालीन भारत के एलपी शर्मा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आधुनिक भारत इतिहास में। इसमें देख रखा मुगल साम्राज्य का विघटन एवं यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ। मतलब मुगल साम्राज्य का तो विघटन हो गया था, मतलब टूट फूट गया था, और यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ यानी यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन बोल सकते हैं, प्रारंभ बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू की थी? आंसर क्या है? आंसर है सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। व्याख्या देखते हैं। स्थायी बंदोबस्त मूल रूप से जॉनसोर ने 1789 ईस्वी में इस भूपत्ति की रूपरेखा सामने रखी थी। क्वेश्चन ये आता है कि मूल रूप से इसकी जो रूपरेखा किसने रखी थी? तो वो रखी थी जॉनसोर ने।
इसने गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने राजस्व बोर्ड के प्रधान सर जॉन शोर तथा अभिलेख पाल जेम्स ग्रांट से व्यापक विचार विमर्श के बाद लागू किया। स्थायी बंदोबस्त को जमींदारी, बिसेबदारी, मालगुजारी, जागीरदारी तथा इस्तेमारी आदि नामों से भी जाना जाता है। इनमें से कोई सा भी नाम आ सकता है। जो स्थायी बंदोबस्त है, आरंभ में यह 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 ईस्वी में लागू की गई थी, लेकिन जो 22 मार्च 1793 ईस्वी को स्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित कर दी गई और मई 1793 में कॉर्नवालिस कोड का प्रथम नियम बना। तो स्रोत जो है, इसका स्रोत है आधुनिक भारत का इतिहास, ग्रोवर एवं यशपाल। आप देख सकते हैं स्रोत भी। नेक्स्ट देखते हैं 1857 का विद्रोह एवं 19वीं शताब्दी का जन आंदोलन। तो क्वेश्चन नंबर 26, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, यानी कि ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था उस टाइम पर। तो आंसर है इसका बी, पार्मस्टन। जो पार्मस्टन था वो ब्रिटिश का प्रधानमंत्री था उस समय पर, 1857 की क्रांति के टाइम पर। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। व्याख्या देखते हैं। 10 मई 1857 ईस्वी का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। जो ये 1857 की क्रांति है, इसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन ये आ जाए कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो हुआ था 1857 में। बहादुर शाह जफर को इस विद्रोह का नेतृत्व सौंपा गया। और क्वेश्चन ये भी आता है कि जो दिल्ली में उस टाइम पर शासक कौन था, तो वो था बहादुर शाह जफर, जब 1857 की क्रांति हुई थी। कानपुर में अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने, इस तरह से इन्होंने अपने अपनी कमान संभाली थी अपने अपने क्षेत्रों में। बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह। ये क्वेश्चन आता है कि बिहार में जो जगदीशपुर है, तो वहाँ के जो कमान संभाली थी वो किसने संभाली थी, वो संभाली थी जमींदार कुंवर सिंह ने। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने, फतेहपुर में अजमुल्ला ने, इलाहाबाद में लियाकत अली। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि इलाहाबाद में 1857 की क्रांति कमान किसने संभाली थी, तो वो लियाकत अली ने संभाली थी। लखनऊ में बेगम हजरत महल, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। उनका विद्रोह नेतृत्व किया। इस विद्रोह के समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पामस्टन थे। इसका कार्यकाल 1855 से 1858 ईस्वी था। नंबर पॉइंट देखते हैं। विंस्टन चर्चिल दूसरे विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। नंबर 2 पे इटली दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। और ग्लेडस्टोन जो थे वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। स्रोत जो है भारत का स्वाधीनता संग्राम, बिपिन चंद्रा, यानी कि जो बिपिन चंद्रा आती है वहाँ से इसका सोर्स लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस आधार पर किया गया है। इसके बाद आंसर है ए, कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अपने राज्य में विलय कर लिया था। व्याख्या देखते हैं। डलहौजी ने 1848 से 1856 ईस्वी में साम्राज्य विस्तार के लिए मुख्य 3 नीतियों का अपनाया। नंबर 1 विजय द्वारा, व्यवगत सिद्धांत यानी विलय द्वारा, और कुशासन के आरोप के द्वारा। कुशासन का आरोप लगाकर उसने अवध का अधिग्रहण किया। डलहौजी ने नए अधिकृत क्षेत्रों के लिए अविस्थापना का सिद्धांत लागू किया। कलकत्ता एवं आगरा के बीच 1854 ईस्वी में पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की। डाक कानून तथा पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किया। सर्वप्रथम मुंबई एवं ठाणे के बीच 1853 ईस्वी में रेलवे लाइन का निर्माण किया। भारतीय सिविल सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ की। व्यवगत सिद्धांत के अंतर्गत डलहौजी द्वारा विलय किए गए प्रदेश निम्न थे। नहीं, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट किसे किया गया था, तो वो किया गया था सतारा को 1848 ईस्वी में। उसके बाद जैतपुर एवं संबलपुर 1849 में, बघाट को 1850 ईस्वी में, उदयपुर को 1852 ईस्वी में, झांसी को 1853 ईस्वी में, नागपुर को किया था 1854 में, करौली को 1855 में, अवध को 13 फरवरी 1856 ईस्वी में अपने राज्य के अंतर्गत मिला लिया था। तो स्रोत जो देखते हैं, स्रोत का आधुनिक भारत का इतिहास, ग्रोवर एवं यशपाल जो बुक है वहाँ से इसका स्रोत। प्रमुख संस्थाएं एवं संधियां, आयोग और अधिनियम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। तो आंसर क्या है? आंसर है डी, चंद्रशेखर आज़ाद ने। चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। व्याख्या देखते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 ईस्वी में दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो जय हिंद का नारा दिया। वीर सावरकर ने अभिनव भारत का नामक संगठन बनाया था। स्रोत जो है आधुनिक भारत का इतिहास एवं ग्रोवर यशपाल। अगर क्वेश्चन आने की संभावना है तो वो है वीर सावरकर से। वीर का सावरकर का अभिनव भारत।
तो ये वीर सावरकर को आप याद रखना, क्योंकि अभी वीर सावरकर बहुत ज़्यादा न्यूज में रहे थे। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो आंसर जी का आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है उसने न्यायिक संगठन की स्थापना की थी। व्याख्या देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पुलिस स्टेशन थानों की स्थापना कराई। इसके अंतर्गत उसने ब्रिटिश नागरिक सेवा की स्थापना की, न्यायिक संगठन की स्थापना, स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू की। लॉर्ड मयो महारानी विक्टोरिया के द्वितीय पुत्र जे एडविनबर्ग के ड्यूक भी थे। भारत आने पर उसने वित्तीय विकेंद्रीकरण के कई उपाय किए। लॉर्ड मेयो की 1872 ईस्वी में चाकू मारकर हत्या कर दी गई। लॉर्ड कर्जन वायसराय था। 1902 में उसके प्रयासों से ही टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। 1901 में सर कोलिन स्कॉट मॉनक्रिफ के नेतृत्व में सिंचाई आयोग का गठन किया गया। झेलम नहर का कार्य संपन्न किया। 1904 में प्राचीन स्मारक कानून को पारित करवाया। 1905 में बंगाल विभाजन के लिए कर्जन ही जिम्मेदार था। तो क्वेश्चन ये आता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ? तो वो हुआ था 1905 में। उस टाइम पर जो गवर्नर कौन था? तो वो था कर्जन। स्रोत की बात करें तो आधुनिक भारत का इतिहास, ग्रोवर एवं यशपाल। आधुनिक भारत का इतिहास से है। स्वतंत्रता संग्राम एवं राष्ट्रीय आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ है, कथन किसका था? आंसर का आंसर क्या है? आंसर है डी, मौलाना आज़ाद। यानी कि नेहरू तो राष्ट्रभक्त थे जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ थे। व्याख्या देखते हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने अपनी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम में यह कथन लिखा कि नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ है। सरदार पटेल को लोहा पुरुष कहते हैं। मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा दिया था, जबकि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो करो या मरो का हे राम जैसे उद्गार व्यक्त किए थे। स्रोत जो है आधुनिक भारत का इतिहास है, रामलखन शुक्ला की जो बुक है वहाँ से लिया गया है। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।